आज उसके मन में जाने कैसी उथल पुथल मची है। सारी रात करवटें बदलते हुए ही गुजरी है। न जाने कब सवेरा हो गया। ईजा ने एक झटके में उसके सिर से रजाई हटाई और बोली, जल्दी उठ, पंडित जी आने वाले होंगे। इतना कहकर वह खुद को बड़बड़ाती हुई रसोई की तरफ बढ़ गई और कुमुद को नींद से भरी आंखें लिए उठना ही पड़ा। आज उसे हल्दी जो लगनी थी। उठकर कुमुद ने देखा तो उसकी बुआ, ताई और मामी रजाई में दुबकी चाय की चुस्कियों का आनंद उठाते हुए अपनी अपनी बहुओं और दामादों के गुण दोषों पर चर्चा में व्यस्त थीं। कुमुद को अपने पर खींच उठी। माँ ने सुबह उठकर इन्हें चाय बनाकर दी होगी, फिर से जुट गई होगी अपने काम में। बड़ी बुआ तो माना कि बूढ़ी हो गई है, पर क्या ताई और मामी भी ईजा की मदद नहीं कर सकती? सोचते सोचते उसने रस्सी पर धूप सेकता तौलिया उठाया और नहाने को चल दी। अरे अभी तक हलवाई नहीं आया, जरा भेजो तो किसी को उसे देखने। नारायण की जीप तो सुबह आ जाती है गरुड़ से, आज क्यों जो हुई होगी देर। ईजा ने इतनी जोर से कहा कि बाहर धूप सेक रहे पति को सुनाई दे जाए। 8 बज गए हैं, जाने कहाँ रह गया। आधी बातें तो ईजा खुद से ही करती, खुद ही सवाल करती और खुद ही जवाब तलाशती। तभी कुमुद भी आ गई। उसे भी चाय पीने की हुड़ुक लगी थी। उसे देखते ही हमेशा शांत रहने वाली ईजा तेज आवाज़ में बोली, ये सूट क्या टांग रखा है? जाकर साड़ी पहन कर आ। अभी पंडित जी आ जाएंगे, मंदिर में दिया तक नहीं जला अभी। कुमुद की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ईजा को इतना बेचैन और हड़बड़ाहट में उसने कभी देखा नहीं था। इधर नहाकर चाय पीने की तलब और उधर घर में फैला काम। तभी ईजा ने कहा, ले चली, तेरी चाय रखी है गिलास में। कुमुद ने देखा ईजा के चेहरे पर ममतामयी मुस्कुराहट ने एक गोता लगाया और फिर उसने ईजा को कहते सुना, अरे सुन तो रे बेटी, जरा अपने बाबू को देख तो क्या कर रहे हैं। उनसे कह तो कि हलवाई नहीं आया अब तक, जल्दी किसी को भेजें। अच्छा ईजा, तू इतनी चिंता ना कर, मैं अभी कहती हूँ बाबू से। कहकर चाय सुड़कती हुई कुमुद बाहर निकली तो देखा कि बाबू एक पैर के ऊपर पैर चढ़ाए बड़े ताऊजी के साथ बैठे धूप ताप रहे हैं। दोनों भाई इतनी गंभीर मुद्रा बनाकर बैठे हैं मानो सारे गांव का भार इन्हीं के कंधों पर हो। ताऊजी के आसपास लगभग आधा दर्जन बीड़ियों के टोटे पड़े हैं और अपने झुर्रियों भरे हाथों से उन्होंने एक और बीड़ी सुलगाकर होठों से लगा रखी है। बाबू का मन तो कर ही रहा होगा कि एक आध सुट्टा वो भी मार ले, लेकिन भाई का लिहाज है। घर के सबसे बड़े हुए ताऊजी। ताई इनके सामने कितनी जवान लगती हैं। पहली बीवी के गुजर जाने के बाद उनके 2 बच्चों और घर संभालने के नाम पर 18 साल की कन्या इस 35 वर्षीय युवक से ब्याही गई थी। साथी के न रहने पर अबला मर्दों को ही पुनः विवाह की ज़रूरत है। औरतों के लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। बाबू ईजा से कह रही कि देर हो रही है, हलवाई नहीं आया, किसी को भेज दो। कहकर कुमुद ने इत्मीनान से चाय का घूंट भरा और वहीं देहरी के बाहर एक किनारे बैठ गई। हाँ हाँ अभी देखता हूँ, बाबू गला खंगारते हुए बोले। सामने खिमुआ चाचा की पटाल की छत पर 8-10 पीले कद्दू एक लाइन में रखे हैं। कुछ दिन पहले उनकी गाय ने बछड़ा जना है, जिसे उसकी माँ लाड़ से चाट चाट कर दुलार रही है। बगल के घर की हेमा भाभी आंगन में झाड़ू कर रही है और एक कोने में उनका कुत्ता कालू अपने पैरों पर सिर दिए बैठा है। 4-5 बच्चे अपने बस्ते टांगे स्कूल जा रहे हैं। सामने बर्फ के पहाड़ों पर सूरज पूरी तरह पसर गया है। यकायक कुमुद के मन में एक हौल सी उठी और उसका पूरा बदन एक बारगी सिरह उठा। कल से ये सब पराया हो जाएगा, हमेशा के लिए छूट जाएगा। पता नहीं कब आ पाएगी वो यहाँ अब। पिछले साल मोहन चाचा की बेटी ब्याह के बाद कुल 2 दिन के लिए अपने बड़े भाई के लड़के के नामकरण पर आई थी। कैसी खिली खिली सी थी देवकी दी। पहले ब्याह के बाद बिल्कुल झुरा गई। एक ही साल में सोचते सोचते कुमुद के पैर वहीं जम से गए। ब्याह वाले घर में चढ़ते सूरज के साथ ही रौनक बढ़ने लगी। जोशी जी के यहाँ गांव की बड़ी बूढ़ियों का जमावड़ा लगने लगा। बहुएं घर का काम निपटा कर आएंगी। कुछ सयाने उम्र दराज पुरुष हलवाई के लिए जगह साफ करवाने में जुट गए। गरुड़ से हलवाई बुलाया गया है।
आखिर जोशी जी की इकलौती बेटी का ब्याह जो है। अब तक जो गांव के ही कुछ हुनरमंद युवक मिलकर हर काम में हलवाई का काम निभाते आ रहे थे। रोटी पूरी जैसे काम का जिम्मा लड़कियां और औरतें संभालती। ऐसे में गांव में पहली बार हलवाई के आने से जोशी जी की नाक कुछ और ऊंची और धोती कुछ और लंबी हो गई है। जोशी जी फूलकर कुप्पा हुए जा रहे हैं। इस गांव में उनकी नज़र में आज तक किसी की बेटी का ब्याह इतने संपन्न घर में नहीं हुआ। दो भाइयों की इकलौती बहन की कल बारात आने वाली है। अपनी तरफ से जोशी जी ने कोई कमी बेसी नहीं रख रखी है। फौज से सूबेदार रिटायर हुए, एक लड़का भी फौज में भर्ती हो चला है, दूसरा यहीं मास्टरी में लग गया है इंटर कॉलेज में। और क्या चाहिए। कुमुद की माँ का हाल कुछ दूसरा है। उन्हें ठीक ठीक अंदाज़ा नहीं है कि वह किस बात के लिए इतना ज़्यादा खुश हैं और क्यों। बेटी को अपने घर में ब्याहने की खुशी है या गांव के तुरुह जीवन से उसे दूर रखने की खुशी। शायद उन्हें संतुष्टि अधिक है। उनकी पढ़ी लिखी बेटी को दिन भर खेतों में काम तो नहीं करना पड़ेगा, जंगल जाकर घास लकड़ी का बोझा तो नहीं ढोना पड़ेगा, पानी न आने पर गांव के एकमात्र नौले से पानी तो नहीं लाना पड़ेगा, सुबह उठकर गोठ में जाकर दूध निकालो, चारा पानी का इंतजाम करो, गोबर उठाकर सफाई करो, घर की झाड़ू, लिपाई पुताई, नाश्ता चाय, खेत खलिहान, अंतहीन काम और शरीर है कि बस रात आते आते तक एक एक पोट दुखने लगता है। बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ने तक काम यहाँ खत्म नहीं होता। कुमुद की माँ सोच रही थी कि बेटी का ब्याह हो जाए तो एक बहू भी ले आए, कम से कम घर के कामों का कुछ तो बोझ कम होगा। जब तक बड़ा बेटा गांव के ही स्कूल में मास्टर है तब तक तो बहू यहीं रहेगी। 9 बजने वाले थे। कुमुद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ईजा तो पगलाई सी कभी रसोई में तो कभी पूजा घर के इंतजामों के बीच दौड़ रही थी। तभी पंडित जी की आवाज़ सुनाई दी। ईजा की जान में जान आई। उधर बाबू ने रसोई घर के दरवाजे पर आकर कहा, एक घूंट चाय तो बनाना जरा, पंडित जी के लिए खूब गटबटी बनाना, जरा सी मैं भी पी लूँगा। इतनी आदत नहीं जाएगी कुबगत सलाह देने की। ईजा ने सोचा, मुझे पता है कि किसे क्या देना है, जब देखो अपनी पधानी चलाते हैं। एक काम में हाथ नहीं बटाएंगे, बस सारा दिन खुमुआ की चाय की दुकान पर बैठकर बीड़ी फूकेंगे या ताश खेलेंगे। घर बार खेत गाय गोट की चिंता करने को वो है ना। उनका मन रोने को हो गया। इधर केतली की बुड़बुड़ाहट से वह अपने आप में वापस आई और गड़बड़ करती हुई चाय को गिलासों में उड़ेलते हुए फिर अपने से बातें करने लगी। कल परसों कुमुद भी स्वराज चली जाएगी, तब तो मैं भी अकेली हो जाऊंगी। फिर किससे लगाने हैं अपने सुख दुख। आंखों के किनारे पर छलक गई बेबसी और बिछो की 2 बूंदों को चुपचाप साड़ी के पल्लों से पोंछती ईजा पंडित जी को चाय देने चली गई। सुदर्शन दामाद पाकर ईजा तो निहाल हो गई थी। उस समय के लिए अपने सारे दुख झंझट और थकान भूलकर वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी है, गोलजू महाराज मेरी कुमुद को सुखी रखना गोलजू महाराज। माथे पर झूलती टीके और बड़ी सी नथ और साथ रंगाली पिछौड़ी में ईजा ने न जाने क्या क्या समेट रखा था। बेटी का ब्याह कर पराया हो जाना, उसके सुख की कामना आज उन्हें अपने ईजा बुबू की बेतरह याद आने लगे। आज वे होते तो नातिन के ब्याह पर कितना खुश होते। एक एक कर सभी रस्में होने लगीं। कन्यादान के समय उन्हें लगा कि बस अब वे और नहीं सह पाएंगी। 20 बरस तक बेटी को सेंता पाला, अब हो गई पराई। ये कैसी रीत है रे भगवान। पति के साथ पानी की धार देते उनके हाथ मन में उमेड़ते ज्वार को काबू करने में नाकाम होकर थरथराने लगे। आंसुओं के रेले किसी को दिखाई न दे, इस खातिर उन्होंने सिर पर पिछौड़ा कुछ और लंबा खींच लिया। टप से एक गरम बूंद कुमुद के हाथ पर गिरी। मत रो ईजा, मत रो। मन ही मन ईजा को दिलासा देती कुमुद की आंखें भी घूंघट के भीतर छलछला गईं। कल शाम बारात के आने पर कैसी चहल पहल थी। अब विदाई के समय भी है। अब और माहौल कितना बदल गया है। मंगसीर के महीने की धूप भी जैसे बेटी के जाने से रो रो कर थकी हुई उदासी में पीली पड़ गई है।
मशीन की तरह घर के सब लोग काम निभाने में लगे हैं, लेकिन आवाज़ों में वह उत्साह नहीं है। बहुत सजने धजने की भी किसी को परवाह नहीं है इस समय। उधर बारात के साथ आए देसी बैंड ने कान फोड़ू धुन बजानी शुरू कर दी है। ले जाएंगे बाराती थिरक रहे हैं। इधर विदाली बेला ने वहीं नाच सकते हैं, चेहरे पर दर्प जैसा, जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। अगल बगल की भाभियों, सहेलियों, काकी, ताई सभी की आंखें नम हैं। ये उन सब की साझी टीज है जो जरा हाथ रखते ही फूट पड़ती है। इन्हीं ज्वार भाटों के बीच विदाई का समय भी आ पहुंचा। बारी बारी से सबके पैर छूती कुमुद गले लिपट लिपट कर सबसे मिलती रही। कोई सहेली उसे जोर से गले लगाकर छोड़ती ही नहीं, तो कोई बूढ़ी अम्मा की कमज़ोर आंखों से उतरता सैलाब उनके चेहरे की झुर्रियों के बीच से किनारे तोड़ बह निकलता, और ईजा उनका तो अपना एक टुकड़ा ही आज अलग हुआ जा रहा है। पूरे गाजे बाजे के साथ माँ बेटी देर तक एक दूसरे से गले लिपटकर रोती रहीं। रो रो कर उनके चेहरे और आंखें बुरास की तरह सुर्ख लाल हो गए। इस समय तो दोनों को बैंड की करकर आवाज़ भी सुहा रही थी, जिसमें उनका कलेजे को चीरता रुदन दूसरों को सुनाई नहीं दे रहा था। ईजा रो रही थी कि सारा दिन पुकार पुकार कर किसे बुलाएगी, कौन झप से आकर उनके गलबहियाँ डाल देगा। और कुमुद रो रही थी कि बात बात पर रूठने मनाने के खेल किसके साथ करेगी। कुमुद विदा हो गई। गांव के नीचे गधेरे तक भाई विदा कराने गए। इधर कुछ मेहमानों ने भी सामान बांधना शुरू कर दिया। आजकल किसके पास इतना समय है। दोपहर होते होते आधे मेहमान जा चुके थे। बुआ तो रुकेगी, अभी हफ्ता 10 दिन भाई के घर जो आई है, ये भी तो उनका मैत ही हुआ। फिर बहुत दिनों बाद ताई से मिलना हुआ, जाने फिर कब मौका मिले आने का। शाम के 4 बजने को आए। इतने दिनों की थकान और बेटी के बिछोह में भरी ईजा कमर सीधी करने को लेटी ही थी कि बाबू ने आवाज़ लगाई, ओ कुमुद की ईजा, चाय तो बना दे, अब मुझे ज़रा दुकान तक जाना है। ईजा ने भारी मन से अपने शरीर की गठरी को समेटा और दूध की बाल्टी लेकर गोट की ओर चल दी। अभी तो कितना काम पड़ा है। गाय को सानी कुट्टी कुछ भी नहीं हुआ। सुबह से दूध निकालना है, गोबर साफ करना है, फैली हुई चीज़ें समेटनी है, रात के खाने की फिक्र भी करनी है। मामी भी अपने भाई के साथ सामने के गांव में अपने मायके जाने को तैयार बैठी है। उन्हें फिटिया भी लगाना है। दूसरी बार चाय के लिए आवाज़ लगे उससे पहले सबको चाय पिलानी है। ईजा के हाथों में जाने कहाँ से ताकत आ गई, वो जल्दी जल्दी दूध निकालने लगी।